पार्ट 1 वीडियो हमने अपलोड करा दी है, सही है, वो हो चुकी है। अभी अब पार्ट 2 की जाने बढ़ते हैं। तो मैं कहाँ पे था, मैं दरअसल आप लोगों को एक्सप्लेन ये कर रहा था कि भाई आप लोग देख सकते हैं कि जो 0.4 है ये ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, और इसको भी मैंने 6 के अंदर कॉस्ट ऑफ मतलब जो मेरी प्राइस थी, परचेज प्राइस थी किट की, उसको ऐड कराया। फिर जाके मेरे पास क्या आया, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, सही है। अभी आप लोगों के सामने जो मैंने ये सब कुछ लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन में, उनको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर फर्दर डिस्कस करते हैं। इन्वेंट्री आर यूजुअली रिकॉर्डेड एट कॉस्ट विच इंक्लूड्स ऑल ऑफ द कॉस्ट इन मेकिंग एंड प्रोसेसिंग द इन्वेंट्री एंड ब्रिंगिंग इट टू प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। देखिए, अब जो मेरा केस जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वो था रिटेलर का, और रिटेलर का काम मेकिंग प्रोसेसिंग का नहीं होता। रिटेलर का काम क्या होता है, आने और ले जाने तक का, सही, वो तमाम कंडीशन वो पूरी करे जिससे वो आगे आगे बेच सके। दरअसल जो ये लाइन है ब्रिंकिंग इनटू प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, प्रेजेंट लोकेशन पे तो आ गई ना चीज़, सही है, और कंडीशन हो सकता है कि जब रिटेलर अपनी दुकान पे सामान लेके आ जाए वो उस पर अपना टैग भी लगाए, सही है। तो जो वो अपने उस पर टैग लगाए तो टैग लगाने के जो कॉस्ट है वो भी इन्वेंट्री का पार्ट बनेगा। अगर टैग भी उसने कुछ लगाया अपनी दुकान का, वो भी इन्वेंट्री का पार्ट बनेगा कॉस्ट का। फिर इन सब को ऐड करेंगे तो जाके टोटल अमाउंट आएगी, वो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कराई जाएगी, सही है। आने और ले जाने तक का खर्चा कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का पार्ट बनेगा। अगर रिटेलर कुछ और फर्दर कंडीशन अमेंड करना चाहता है, अपनी इन्वेंट्री के अंदर कुछ और चेंजेस लाना चाहता है, वो तमाम भी इन्वेंट्री का पार्ट बनेगा, सही है। फॉर एग्जांपल आप गए, आपने अपनी दुकान के लिए क्या ख़रीदा, कुछ बॉक्सेस वगैरह ख़रीद लिए, सही है। बॉक्सेस आपने अपनी दुकान के लिए बॉक्सेस वगैरह ख़रीद, लेकिन बॉक्सेस को जब आप दुकान में लेके आ गए, आपने उसको आपने उस पर अपनी दुकान का लोगो लगाया, आपने उसको अपने हिसाब से पेंट किया। जब पेंट किया फिर आपने बॉक्सेस को अपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी के अंदर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, सही है। बॉक्सेस के अंदर आपने फिर सामान वगैरह रख कर फिर आप बेचने लगे, तो जो ये बॉक्सेस का जो खर्चा मज़ीद हुआ, सही है, बॉक्सेस ख़रीदने का और बॉक्सेस के अंदर मज़ीद लगाने का खर्चा, वो तमाम भी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का जाके पार्ट बनेगा, सही। अगर ये मैन्युफैक्चरर होता है तो मेकिंग एंड प्रोसेसिंग की तमाम कॉस्ट भी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का पार्ट बनती, सही। हम आगे बढ़ते हैं। अब सवाल उठता है कि व्हाट इफ इन्वेंट्री प्रेजेंटेड इन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट डज नॉट मैचेस विद द प्राइजेस इन द एक्टिव मार्केट। ये एक्टिव मार्केट से यहाँ से मतलब ये है कि जो आपके इन सिंपल इन शॉर्ट में मतलब लूँ, एक्टिव मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे जो इन्वेंट्री है, गुड्स वगैरह है, बहुत सारे एसेट वगैरह है, उनकी अगर आप उनको अभी जाके सेल आउट करेंगे तो कितने का आपको प्रोसीड्स मिलेंगे। फिर से रिपीट करता हूँ, आपने ये जो किटकैट ख़रीदा है नेस्ले से, सही है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह लगाई, आपके पास टोटल खर्चा आया 6.4 का, ये इसकी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री है। लेकिन फॉर एग्जांपल अभी आप मार्केट में इसको बेचने जाते हो, सही है, और मार्केट में जो नॉर्म चल रहा है किटकैट के बेचने तक का, वो क्या है, वो है 5 रुपये। आप 6.4 की आपकी कॉस्ट आई है, लेकिन मार्केट में कितने का बिक रहा है, 5 रुपये तक का। या फिर तो हमें IAS का जो स्टैंडर्ड है, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है IAS 2, वो हमें कहता है कि अगर ऐसा केस आ जाए कि भाई आपकी कॉस्ट 6.4 है, यानी कॉस्ट ज़्यादा है, और एक्टिव मार्केट के अंदर जो प्राइस चल रही है, सही है, एक्टिव मार्केट एक ऐसी मार्केट जहाँ पे अगर अभी आप कोई चीज़ बेचते हो तो आपको बदले में कितना पैसा मिलेगा, आपको बदले में कितना कैश रियलाइज़ होगा, आपको बदले में कितना बेनिफिट रियलाइज़ होगा, इन कैश या इन काइंड, सही है। मतलब फॉर एग्जांपल आपकी कॉस्ट 6.4 है और एक्टिव मार्केट में प्राइस चल रही है किटकैट की वो है 5 रुपये, तो यहाँ पर मुझे डिफरेंस नज़र आ रहा है 1.4 से, सही है, यानी जो हमारी कॉस्ट है 1.4 से ज़्यादा है, सही है। तो ऐसे केस के अंदर आपने एक नया कॉन्सेप्ट दिमाग में समझना होगा, दिमाग में लाना होगा। वो कॉन्सेप्ट क्या है, NRV का, सही है। Then there is a need to assess whether the inventory is recorded at lower of cost और NRV। IAS 2 हमें कहता है कि भाई जब आपकी कॉस्ट ज़्यादा है, एक्टिव मार्केट की कॉस्ट कम है, मतलब अगर एक्टिव मार्केट में जाकर भी आप बेचेंगे तो आपको कम पैसे मिलेंगे, और लेकिन आपकी कॉस्ट ज़्यादा है, तो आपने अपने बुक ऑफ अकाउंट्स के अंदर एक्टिव मार्केट की प्राइस ही रिकॉर्ड करनी है। आपने अपने बुक अकाउंट्स के अंदर एक्टिव मार्केट की प्राइस ही रिकॉर्ड करनी है, सही है। अच्छा, एक्टिव मार्केट की प्राइस को IAS 2 ने इन सिंपल इन शॉर्ट जो नाम दे दिया है वो है NRV को, और उसने फर्दर उसको मजीद एक्सप्लेन कर दिया कि आपने NRV पे इसको पे रिकॉर्ड करना है। यानी जो 5 रुपये है, ये 5 रुपये फॉर एग्जांपल मैं आपके लिए ले रहा हूँ, ये है NRV, सही।
अच्छा, अब NRV क्या है? NRV इज़ द नेट रिलायजेबल वैल्यू। रियलाइजेबल का मतलब क्या है? रिलायजेबल का मतलब क्या है आखिर? अभी आप जाए मार्केट में कोई चीज़ बेच दे, आपको कितने पैसे रियलाइज़ होते हैं, आपको बदले में कौन सी चीज़ मिलती है, आपको बदले में जो चीज़ बदले में मिलती है उसकी मार्केट वर्थ क्या है, सही है। फॉर एग्जांपल आप मार्केट गए, आपने मार्केट में अपनी गाड़ी बेची और दुकानदार ने आपको गाड़ी बेचने के बदले पैसे नहीं दिए। दुकानदार ने आपके गाड़ी बेचने के बदले आपको कोई एक न्यू एडिशन सॉरी फॉक्स, चलो हम डिस्कस करते हैं। आप अभी आरटीएफ मार्केट के अंदर गए और आरटीएफ मार्केट के अंदर आपने अपनी गाड़ी बेची। जब आपने आरटीएफ मार्केट के अंदर अपनी गाड़ी बेची तो जिस बंदे को आपने गाड़ी बेची उसने आपको गाड़ी बेचने के बदले पैसे नहीं दिए, उसने आपको गाड़ी बेचने के बदले कोई और ऐसी चीज़ दे दी। फॉर एग्जांपल आपको गोल्ड दे दिया, फॉर एग्जांपल आपको सिल्वर दे दिए, कुछ ऐसी चीज़ दे दी, सही है, जिसकी आप मार्केट वर्थ डिटरमाइन कर पाए। सही, फॉर एग्जांपल आपकी गाड़ी थी 10 लाख की, उसने आपको गोल्ड दे दिया, सही है, जिसकी वर्थ है कितने, मतलब उसकी वर्थ आपने निकाली तो बची आपके पास आई 12 लाख। तो इस तरह की चीज़ें तो इन चीज़ों का हम कंपैरिजन करते हैं इस तरह एक्टिव मार्केट के अंदर। पैसे रीड करते, नेट रिलायजेबल वैल्यू, NRV इज़ द नेट रिलायजेबल वैल्यू। यानी अभी मार्केट में जाके कोई चीज़ बेचेंगे तो आपको बदले में क्या मिलेगा, इन कैश मिल रहा है या इन काइंड, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, कोई ऐसी और की चीज़, विच मीन्स, अच्छा उन्होंने और मज़ीद बता दिया कि भाई NRV का मतलब है एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, सही है। ऊपर मैंने आपको रिलायजेबल का मतलब समझाने की कोशिश की है, लेकिन NRV का जो बेसिक मतलब है वो क्या है, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस ऑफ इन्वेंट्री इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, सही है। लेस कॉस्ट ऑफ मेकिंग सेल एंड कंप्लीशन। फॉर एग्जांपल 6.4 का किटकैट था, आप उसको मार्केट में बेचने चले गए और मार्केट में तो बिक रहा है वो 5 रुपये का। आपको पता है यार ये तो मेरा डिफरेंस आ गया, मेरी कॉस्ट ज़्यादा है, मार्केट में कम है, यानी मार्केट की जो सेलिंग प्राइस है, मार्केट की जो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है वो मेरी कॉस्ट से कम है, सही है। तो जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 1.4 का। इस डिफरेंस को हम कहेंगे NRV लॉस। इसको आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एज एन एक्सपेंस शो करना है और आपने अपनी इन्वेंट्री को 5 पे रिकॉर्ड करना है। लेकिन रुक जाइए, आपने एक और बात भी याद रखनी है कि जब आप मार्केट में बेचने जा रहे हैं किसी चीज़ को, सही, फॉर एग्जांपल आप 5 तो आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन 5 रिकॉर्ड करते हुए आपका और ख़र्चा भी आ जाता है कि भाई आपने एडवर्टाइजमेंट कुछ वगैरह की, आपने कोई एजेंट लगवाया, सही है, तो उन कॉस्ट को भी आप माइनस करेंगे, फिर जाके आपके पास जो अमाउंट बचेगा वो NRV कहलाएगा। लेकिन इस एग्जांपल के लिए हम सिंपल सिर्फ ये ले रहे हैं कि जो 5 रुपीज़ है वो NRV है, 6.4 हमारे पास कॉस्ट थी, कॉस्ट NRV से ज़्यादा थी, डिफरेंस आया 1.4 का। तो 1.4 का मैंने क्या ट्रीट किया, एज एन एक्सपेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बाय द नेम ऑफ NRV लॉस। होप करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा।